जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल फरूक अकेडमी। आई एम डॉक्टर उबैदुर रहमान और आज हमने सेकेंड ईयर की बुक स्टार्ट करनी है। सेकेंड ईयर की बुक में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने लगे दैट इज चैप्टर नंबर 22, वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स। तो चैप्टर नंबर 22 है, ये थोड़ा सा लेंथी है, कॉन्सेप्चुअल है, इंटरेस्टिंग है और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं जो कि 6 मार्क्स के हो गए, एक लॉन्ग आना है यानी 4 नंबर और ऐड कर लें 10, और एक एमसीक्यू आना है। 11 मार्क्स का पेपर इस पेपर चैप्टर में से बनना है और इसका जो पेयर है वो चैप्टर नंबर 18 के साथ है, लास्ट ईयर की पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंगली, जो कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस साल भी वही इंप्लीमेंट रहे। तो चैप्टर नंबर 18 छोटा है, आसान है, बच्चों को आता होता है। तो ये चैप्टर नंबर 18 के साथ चूंकि इसका पेयर है तो फिर ये लेंथी है, तो इसको भी हमने साथ ही इसलिए शुरू कर दिया ताकि हमारा पेयर जो है वो कंप्लीट हो जाए और इसको हम इजीली कर लें। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है वो है वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम जीन्स को पढ़ेंगे। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी जीन्स, द स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। लेकिन खाली जीन्स को नहीं पढ़ना, जीन्स का किरदार, जीन्स का रोल इन इनहेरिटेंस के, इनहेरिटेंस में उनका क्या किरदार है। इनहेरिटेंस मतलब विरासत, विरासत मतलब ये वो वाली विरासत नहीं है कि जो अब्बा जी जो है वो बच्चों के लिए प्लॉट छोड़ के और जायदादें छोड़ के जो है वो चले गए और वो बच्चों में तकसीम हो रही है और लड़ाई हो रही है। ये वो वाली इनहेरिटेंस नहीं। इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टर्स, खसूसियात या ट्रेट्स। हम अपनी ज़बान में बायोलॉजी में करेक्टरिस्टिक्स को क्या कहते हैं? ट्रेट्स। द ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, पेरेंट्स से बच्चों में जो खसूसियात मुंतकिल हो गई उनकी ट्रांसमिशन को, उनके मुंतकिल होने को इनहेरिटेंस कहते हैं। अब ये कैसे मुंतकिल हुई वो सबको पता है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो मदर से एग आता है और फादर से स्पर्म आता है। दोनों के बनने के वक्त मियोसिस होती है और स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं और फ्यूजन ऑफ गमीट्स होती है और जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉइड होता है। फिर उस जाइगोट में माइटोसिस होती है और एक एम्ब्रियो बनता है और फिर एम्ब्रियो की डिलीवरी होती है और वो बर्थ होती है और एक बच्चा, एक इन्फेंट हमारे सामने आ जाता है और फिर वो ग्रोथ करता है और अडल्ट बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक ऑर्गेनिज्म नया बना है, जो जाइगोट बना है, उसमें पेरेंट से क्या है, सेल्स आए, स्पर्म और एग। और स्पर्म और एग में क्या था? न्यूक्लियस था। उस न्यूक्लियस में क्या था? डीएनए था। उस डीएनए के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जीन्स। वो जीन्स क्या होती है वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो जो जीन्स आई पेरेंट्स से बच्चों में, उन उन जीन्स की वजह से बच्चे वैसे लग रहे हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसी नजर आ रही है बच्चों की, वो उन जीन्स की वजह से हैं जो कि पेरेंट्स से बच्चों में आए हैं। तो इन जीन्स का और इन कैरेक्टरिस्टिक्स का पेरेंट्स से बच्चों में आना, ऑफस्प्रिंग्स में आना, क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। तो इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, ट्रेट्स भी कह सकते हैं। और वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम इस इनहेरिटेंस को और जीन्स को पढ़ेंगे, दैट विल बी नोन एज जेनेटिक्स। लेकिन जेनेटिक्स के साथ ही बात क्या है? वेरिएशंस। कि अब जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स बने तो डीएनए और जीन्स तो पेरेंट्स की आई, लेकिन जो बच्चे पैदा हुए वो पेरेंट्स से मिलते भी हैं, पेरेंट्स जैसे भी हैं और पेरेंट्स जैसे हैं भी नहीं। वो अपने यूनिक हैं, वो वेरिएशंस उनमें आ गई हैं कि वो पेरेंट्स जैसे लग रहे हैं लेकिन वो पेरेंट्स जैसे नहीं है। वेरिएशंस क्यों आई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स की जैसे होते हैं। यानी कुछ कोई आया, रिश्तेदार आया, कोई दूर बात होगा तो यार ये तो बिल्कुल अपने पापा पे गया है, ये बिल्कुल अपनी मामा पे गई है। तो ये क्या हो रहा है कि कोई देख के हमें कह रहा है कि यार हम बिल्कुल अपने मामा पे गए हैं, पापा पे गए हैं, लेकिन हम जब खुद को देख रहे हैं हम कहते हैं हम तो नहीं है वैसे मामा पापा जैसे। लेकिन जो दूसरा देख रहा है वो कह रहा है बिल्कुल वैसे का वैसे। इसका मतलब ये है कि यार क्या हुआ कि जब स्पर्म और एग बना तो क्रॉसिंग ओवर इतनी नहीं हुई, कोई म्यूटेशन नहीं आई, कोई डीएनए जीन ज्यादा चेंज नहीं हुई। जैसे पेरेंट्स में कॉम्बिनेशन था जीन्स का वैसे ही ऑफस्प्रिंग्स में आ गया। तो वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स, जीन्स कंजर्व हो गई बच्चों में। तो जब वो वैसे की वैसे ही आ गई तो बच्चे बिल्कुल पेरेंट्स की तरह के थे। लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो जाए, जब स्पर्म बना तब और जब एग बना तब भी क्रॉसिंग ओवर बहुत हो गई, जगह जगह पे डीएनए शफल हो गया, चेंज हो गया, या फिर कोई म्यूटेशन आ गई, चेंज इन डीएनए, किसी तरह का डीएनए चेंज हो गया, कैसे चेंज हो गया वो बात की बात है, लेकिन डीएनए में म्यूटेशन आ गई तो फिर भी डीएनए चेंज हो गया, पेरेंट्स की तरह का नहीं रहा। अब ये जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे ये पेरेंट्स के जैसे नहीं होंगे बल्कि मुख्तलिफ होंगे। इनको लोग क्या कहेंगे? इनको लोग कहेंगे ओ भाई तू किधर चला गया। लोग कहेंगे भाई आप किस पे चले गए, आपकी कैरेक्टरिस्टिक तो बिल्कुल मिल नहीं रही पेरेंट्स की तरह की। वो क्यों नहीं मिल रही? इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि उस वो जब बनाया तो उसमें क्रॉसिंग ओवर हुई है मल्टीपल जगह पर और म्यूटेशन आई है, चेंजिंग आई है, तो क्या आ गई? वेरिएशन आ गई। तो ये बात होगी वेरिएशंस की कि वेरिएशंस आ गई उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस ऑफस्प्रिंग के अंदर। अब ये देखो कि ये बुक में किस तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। बुक वाले ने सेकंड पैराग्राफ में इस तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है कि वेरिएशंस जेनेटिक्स, जो जीन्स जो है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल। जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। जीन्स क्या है? जीन समझ लो ऐसे डीएनए, हमारे सेल के आपको पता है क्रोमोसोम होता है, उस क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए का एक ऐसा खास पार्ट है जो कि कोई खास कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर रहा होगा, उसको जीन कहते हैं। बाकी जीन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन इज द बेसिक बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। जीन ही वो यूनिट है जो कि पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में आ रहा है।
और जीन ही है वो यूनिट जिसने सारी की सारी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को अपने अंदर होल्ड किया हुआ है। जीन्स को इस तरीके से समझ लो कि जीन्स जो है ना, वो जिस तरह हमारे क्रोमोसोम्स हैं सेल के अंदर, क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए का ऐसा पोर्शन है जो कि खास कैरेक्टरिस्टिक को, एक खास ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है, उसको बोल दिया जीन। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में हाइट को कंट्रोल कर रहा है जो डीएनए का पोर्शन, उसे कह दिया हाइट की जीन। जो हमारा स्किन कलर को कंट्रोल कर रहा है वो स्किन कलर की जीन। जो वेट को कंट्रोल कर रहा है वो वेट की जीन। यानी हर कैरेक्टरिस्टिक को बॉडी में कंट्रोल करने के लिए जो डीएनए का पोर्शन क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है उसको कह दिया जीन। जिस तरह ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप की एक जीन। तो समझ आई जीन क्या है, कि जीन हमारा डीएनए का एक ऐसा पोर्शन है जो कि क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है और वो हमारी किसी खास कैरेक्टरिस्टिक को, किसी खास ट्रेट को कंट्रोल कर रहा होगा। अभी जो ये जीन्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ये सारी जो वेरिएशंस आ रही हैं और जो सिमिलरिटीज आ रही हैं उसके लिए। इसको बुक वाले ने कैसे डिस्क्राइब किया है कि जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टलिंग इनहेरिटेड रिजेम्बलेंसेस। स्टार्टलिंग मतलब चौंका देने वाली। इनहेरिटेड रिजेम्बलेंसेस, जो इनहेरिटेंस में जो सिमिलरिटीज आई हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, उनकी बात करें कि बाप को देख लो, बच्चे को देख लो, बिल्कुल सेम लग रहा है। माँ को देख लो, बेटी को देख लो, सेम लग रहा है। बहनों को आपस में देख लो, बिल्कुल सेम लग रहे हैं। भाइयों को आपस में देख लो, सेम लग रहे हैं। तो बड़ी चौंका देने वाली रिजेम्बलेंसेस है। क्यों आ रही है? क्योंकि जो जीन्स हैं वो सेम आ रही है। लेकिन अगर जीन्स में शफलिंग हो जाए क्रॉसिंग ओवर में, या जीन्स में कोई म्यूटेशन आ जाए, या फिर जीन्स जगल कर जाए, अपनी जगह से हिल जाए, अपनी जगह से उतर के दूसरी जगह पे चली जाए, तो इफ द जीन्स शफल, म्यूटेट और जगल, तो फिर क्या होगा? फिर डिस्टिंक्टिव वेरिएशंस आएंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है सेपरेट, यूनिक। वेरिएशंस चेंजिंग आएगी। जो बहन भाई हैं वो आपस में नहीं मिलेंगे, बहनें आपस में नहीं मिल रही, पेरेंट्स से नहीं मिल रहे बच्चे। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि वेरिएशंस आ गई, वो क्रॉसिंग ओवर हुई, क्योंकि शफलिंग हुई, क्योंकि म्यूटेशन हुई, इस वजह से। तो ये जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं सिमिलैरिटीज के लिए भी, और जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं वेरिएशंस के लिए भी और डिफरेंसेस के लिए भी। ठीक है। अभी जो जीन है, मैंने बताया कि असल में क्रोमोसोम के ऊपर एक ऐसा पार्ट है जहां पर जो डीएनए का एक ऐसा पोर्शन है जहां पर जीन लगी होगी। तो वो जगह जहां पर क्रोमोसोम पे जीन लगी हुई है उसे बोलेंगे लोकस। व्हाट इज लोकस? लोकस इज द एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन ऑफ अ जीन ऑन द क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम के ऊपर जिस जगह पर जीन लगी हुई है उसको बोलेंगे उसका लोकस। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक क्रोमोसोम ड्रॉ किया और यहाँ पर मैंने एक जीन एच बना दी, तो मैंने कहा ये जीन एच कहाँ लगी हुई है? क्रोमोसोम पे, यहाँ पर। तो ये इस जीन एच का लोकस है। व्हाट इज लोकस? लोकस वर्ड निकला लोकेशन से। लोकेशन मीन्स कि जहां पे वो लगी हुई है, वो जीन जहां पे क्रोमोसोम पे पड़ी हुई है, उस एग्जैक्ट जगह पे जहां पर जीन पड़ी हुई है उसको क्या बोलेंगे? उस जीन का लोकस। फॉर एग्जाम्पल अगर इस क्रोमोसोम पे अभी यहाँ पे 3 जीन्स है, ऐसे नहीं होता वैसे, लेकिन मैं वैसे ही ड्रॉ कर दी क्योंकि 3 जीन्स है, 1 2 3। तो जीन एच इज लोकेटेड ऑन द थर्ड लोकस ऑन क्रोमोसोम नंबर, कोई भी अगर इसको नंबर दे देते हैं, क्रोमोसोम नंबर 11 है फॉर एग्जाम्पल, तो वेयर इज जीन एच? जीन एच इज लोकेटेड ऑन द लोकस नंबर 3 ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। इस तरीके से हम जीन्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनकी लोकेशन को बता सकते हैं कि कौन सी जीन कौन से क्रोमोसोम पे कौन सी पोजीशन पे पड़ी हुई है। तो वो पोजीशन, वो लोकेशन जहां पर एक जीन मौजूद है, उस जीन को, उस जगह को क्या बोलेंगे? उसका लोकस। अभी जो जीन है, इस जीन की बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं, बहुत सारी ऑल्टरनेट फॉर्म्स हो सकती हैं। जिस तरीके से हमने ब्लड ग्रुप में जब पढ़ा तो हमने कहा कि वो जो ब्लड ग्रुप की जीन है वो है जीन आई। ये आगे ये 10th क्लास में जब हमने को डोमिनेंस की एग्जांपल पढ़ी थी तब भी आया था। 9th क्लास में ब्लड ग्रुप आप लोगों की बारी तब एएलपी था, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो जीन आई की हमने जब एग्जांपल दी तो हमने कहा कि जीन आई की 3 फॉर्म्स हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। हमने कहा ये 3 इसकी फॉर्म्स हो सकती है। तो ये 3 फॉर्म्स हमने इस जीन, एक सिंगल जीन आई की बनाई है, ये इसकी अलील्स हैं। ये क्या है? इसकी अलील्स। द ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन पेयर इज कॉल्ड अलील्स। जो एक जीन की मुख्तलिफ अकसाम है वो उसकी अलील्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? अलील्स। ये इस तरह जीन आई है, इसकी 3 अलील्स हैं। इस तरीके से कोई ऐसी जीन हो सकती है उसकी 10 अलील्स हो, कोई ऐसी जीन भी हो सकती है उसकी 20 अलील्स हो, 200 अलील्स हो, 300 अलील्स हो। लेकिन एक बंदे में, एक वक्त में, एक ऑर्गेनिज्म में उस जीन की जितनी भी अलील्स हैं उसमें से 2 ही होंगी बस। एक वक्त में, एक ऑर्गेनिज्म में उस जीन की जितनी भी अलील्स हैं उसमें से सिर्फ 2 होंगी। वो क्यों 2 होंगी? क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे पास 2 सेट हैं क्रोमोसोम्स के। इस तरह हमारे पास, अगर हम इंसानों की बात करें तो हमारे पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अगर हमारे पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो इसको हम बोल दिया 2n डिप्लॉयड। तो फिर n क्या हुआ? 23 क्रोमोसोम्स, इसका हाफ, ये हो गया n। तो हमारे पास असल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स कह लें या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स कह लें, तो ये बात गलत तो नहीं ना है। तो हमारे पास क्या है? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी 23 जोड़े हैं क्रोमोसोम्स के। ये हम 23 पेयर्स क्यों कह रहे हैं? ये 23 पेयर्स इसलिए कह रहे हैं कि समझो कि ये 46 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें 23 पेयर्स हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये पहला क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम नंबर 1,
अब क्रोमोसोम नंबर 1 है एक ये, और एक और क्रोमोसोम नंबर 1, फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से बात कर लेते हैं, ये एक पेयर बन गया। दूसरा क्रोमोसोम का एक ये क्रोमोसोम था और फिर ये एक और क्रोमोसोम था, ये दूसरा पेयर बन गया। अब इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि जो ये एक क्रोमोसोम है, जिस तरह ये 23 है, इसमें से पहले पेयर की बात कर ले अगर हम, तो ये मदर से आया और जो दूसरा वाला था ये फादर से आया। अब फिर ये वाला मदर से आया, ये वाला फादर से आया। तो असल में जो पहला क्रोमोसोम मदर से आया, तो इस 23 पेयर में पहला इधर मदर का और पहला फादर का, ये दोनों क्रोमोसोम एक जैसे हैं। एक जैसे क्यों है, क्योंकि जो जीन यहां पर है वही जीन यहां पर है, जो जीन यहां पर है वही जीन यहां पर है, जो जीन यहां है उसके सामने वाला क्रोमोसोम के सामने वाले पे भी वही जीन है, वही अलील है। इसका मतलब यह है कि ये जो क्रोमोसोम है ये स्ट्रक्चरली सेम है, और मैंने आपको बताया था कि जो चीज स्ट्रक्चर सेम हो उसको क्या बोलते हैं, होमोलोगस। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनको बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात को मजीद क्लियर करेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 21 में जब हम म्यूसिस पढ़ेंगे तब। तो यानी मैं समझाने के लिए यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ कि स्पर्म था और एक एग था, ये दोनों आपस में मिले, इन दोनों के पास 23 क्रोमोसोम्स थे। अभी दोनों मिले तो ये जाइगोट बन गया, इसमें 2n क्रोमोसोम्स हो गए 46। अब जो ये स्पर्म था इसका भी एक पहला क्रोमोसोम था, दूसरा था, तीसरा था, इसका भी पहला था एग का, दूसरा था, तीसरा था। अब स्पर्म का पहला और एग का पहला, और स्पर्म का दूसरा और एग का दूसरा, और स्पर्म का तीसरा और एग का तीसरा, ये क्रोमोसोम्स एक जैसे हैं। इसी तरीके से इसके 23 क्रोमोसोम्स और इसके 23 क्रोमोसोम्स एक जैसे हैं, सवाए लास्ट के जो एक्स और वाई डिफरेंट होता है वो अभी फिलहाल हम बात नहीं कर रहे। तो जो ये पहला क्रोमोसोम स्पर्म का और पहला क्रोमोसोम एग का, ये दोनों क्रोमोसोम्स जो एक जैसे हैं, एक जैसे क्यों है, क्योंकि यहां पर जो जीन है उसके सामने भी वही जीन है, जो यहां पर जीन है उसके सामने भी वही जीन है। तो ये स्ट्रक्चरली क्रोमोसोम एक जैसे हैं, तो चूंकि ये एक जैसे हैं इन क्रोमोसोम्स को बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर स्ट्रक्चर सेम हो तो ऐसी स्ट्रक्चर सेम हो और फंक्शन डिफरेंट हो तो क्या बोलते हैं, होमोलोगस। और अगर फंक्शन सेम हो और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो उसे क्या बोलते हैं, एनालोगस। तो ये जो क्रोमोसोम्स बन गए दोनों, इनको क्या बोला, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं, तो हमारे पास इस तरह 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं बॉडी में। तो अगर ये पहला पेयर मैंने ड्रॉ कर लिया, ये दूसरा पेयर ड्रॉ कर लिया, तो इसके ऊपर जो जीन्स हैं, जो यहां पर जीन होगी उसके सामने भी वही जीन होगी, जो यहां पर जीन होगी उसके सामने भी वही जीन होगी। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो दो जीन, जो ये जीन है और ये भी जीन है, अब ये दोनों एक दूसरे की अलील्स हैं। ये क्या है, दोनों एक दूसरे की अलील्स हैं, यानी जीन तो एच हो गई, अब उसकी फॉर्म्स हैं, उसकी अकसाम है, जो सामने वाले क्रोमोसोम के ऊपर भी है, होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर भी है, इसको बोला अलील। तो जो अलील्स हैं दे आर पार्टनर्स ऑफ अ जीन पेयर, एक जीन के साथ पार्टनर है, हेल्पर है, उसके साथ है, दोनों मिलके काम कर रही हैं। तो एक जीन की जितनी भी अलील्स हों, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म में एक जीन की कितनी अलील्स होंगी, सिर्फ 2। क्यों, क्योंकि हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम ही 2 है, हमारे पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर में 2 है, तो एक होमोलोग पे होगी और दूसरी दूसरे होमोलोग पे होगी। अभी जो ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं इसमें से एक को बोलेंगे एक होमोलोग, दूसरे को बोलेंगे दूसरा होमोलोग। तो जो अलील्स हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ एक के ऊपर होंगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास तीसरा क्रोमोसोम का पेयर नहीं है, साथ ट्रिपलेट्स नहीं है, डुप्लेट्स हैं, 2 क्रोमोसोम्स। ठीक हो गया। तो ये जो पार्टनर्स ऑफ अ जीन पेयर हैं और जो ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन है, इनको क्या बोला, अलील्स। और एक अलील एक क्रोमोसोम के ऊपर होगी तो दूसरी अलील उसी जीन की उसके होमोलोग के ऊपर होगी, उसके सामने वाले क्रोमोसोम के ऊपर होगी। समझ आ गई ये बात। अब असल में बात यह है कि अगर, इसका मतलब ये तो साफ क्लियर हो गया कि एक इंडिविजुअल में एक जीन की 2 फॉर्म्स होंगी, 2 अलील्स होंगी। अब अगर एक इंडिविजुअल में उस जीन की दोनों अलील सेम है, एक जैसी हैं, तो इसको बोलेंगे होमोजाइगस। क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। अगर एक इंडिविजुअल में एक जीन की दोनों अलील्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं तो इसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस क्या, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप इज द जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट दैट इज जीन्स इन एन इंडिविजुअल फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। एक खास खुसूसियत के लिए, एक खास ट्रेट के लिए उस ऑर्गेनिज्म में जो जीन्स पाई जाती हैं वो उसका जीनोटाइप है। फॉर एग्जांपल मेरी एक हाइट है, खास हाइट है, उस हाइट को बनाने के लिए मेरी बॉडी में कोई जीन्स होंगी, वो इन्होंने तो खुद को एक्सप्रेस किया तो मेरी इतनी हाइट हुई। तो वो जो जीन्स है मेरी बॉडी में जो मेरी हाइट बना रही हैं, वो जीन्स जो कि मुझे नजर नहीं आ रही, जो कि हैं सेल्स में, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स हैं जो कि मुझे नजर नहीं आ रही, वो जीन्स मेरा जीनोटाइप है। किसका जीनोटाइप है, हाइट की जीनोटाइप। ठीक है। अब उस जीनोटाइप के अंदर क्या होंगी, 2 अलील्स होंगी।
ठीक है। तो कहता है कि एक खास ट्रेड के लिए एक इंडिविजुअल में जो जीन्स हैं वो उसका जीनोटाइप है। अब अगर वो दोनों जीन की अलील्स अगर सेम है तो उसको बोलेंगे होमोजाइगस जीनोटाइप, और अगर दोनों अलील्स उस जीन की डिफरेंट है तो उसे बोलेंगे हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। एक इंडिविजुअल में एक खास ट्रेड को बनाने के लिए जो जीन्स हैं वो उसकी जीनोटाइप है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप को बनाने के लिए कौन सी जीन है? जीन आई। अब इन तीन में से कोई सी दो ही होंगी एक ऑर्गेनिज्म में एक वक्त में, क्यों? क्योंकि होमोलॉग्स ही दो हैं। ठीक है। अब यहां तो ये हो गई आई ए आई बी, या ये हो गई आई ए स्मॉल आई, या ये हो गई आई ए, कोई भी हो सकती है इन तीनों में से। ठीक है। तो ये जीन्स हैं ब्लड ग्रुप बनाने के लिए, जो जीन्स हैं एक बंदे की बॉडी के अंदर, वो उसका क्या है? इस ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप। ठीक है। तो व्हाट इज जीनोटाइप? जीनोटाइप इज द जीन्स इन एन इंडिविजुअल फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेड। एक खास ट्रेड के लिए एक इंडिविजुअल में जो जीन्स हैं, दैट इज द जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जीन्स का सारा पोर्शन, सारा हिस्सा जो उस पर्टिकुलर ट्रेड को बनवाएगा, उसे बोलेंगे जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। तो व्हाट इज जीनोटाइप? जीनोटाइप इज अ जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट दैट इज जीन्स इन इंडिविजुअल फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेड। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम बात कर लें कि इंसान की हाइट को कंट्रोल करने के लिए उसके पास जो है ना ये एच जीन है, तो उसके पास अगर ये है कि कैपिटल एच दो अलील्स हैं उसके पास, तो ये उसका जीनोटाइप है। लेकिन अब जो ये जीनोटाइप, अच्छा ये एक फॉर एग्जांपल जीनोटाइप थी, एक ये थी, एक ये थी, ये अब दोनों में फर्क क्या हुआ? अगर एक जीन की दोनों अलील्स सेम होंगी, आइडेंटिकल होंगी, तो होमोजाइगस जीनोटाइप, और अगर एक जीन की दोनों अलील्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी तो हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। अब अगर फॉर एग्जांपल ये था ना, ये वाली कैपिटल एच वाला था, तो हम समझते हैं कि बंदा ना बड़ा लंबा बन गया, टॉल हो गया, और अगर ये वाली जीनोटाइप थी तो बंदा जो है ना शॉर्ट हो गया, बड़ा छोटा सा किट्ठा बन गया, चलो दरमियाने साइज का बन गया, जो मर्जी याद, एक ही बात है, टॉल बन गया और शॉर्ट बन गया इससे, या चलो कह लो इससे मीडियम बन गया, इससे मीडियम साइज का बन गया, और जो ये बना स्मॉल एच, इससे जो है ना वो शॉर्ट साइज का इंसान आ गया, शॉर्ट हाइट का बंदा आ गया। ठीक है। अब ये जो हाइट है, ये जो आ गई, जो ये नजर आ रही है हाइट सामने, ये फिनोटाइप है, और जो इसकी हाइट को बनाने के लिए जो जीन्स पड़ी हुई है बॉडी में, सेल में, वो उसकी जीनोटाइप है। ठीक है। इसी तरीके से बुक में एग्जांपल दी हुई है कि यार दो तरह के फ्लावर्स हैं, एक रेड फ्लावर है, एक प्लांट है उसके दो तरह के फ्लावर्स हैं, एक रेड कलर के फ्लावर्स हैं और व्हाइट कलर के फ्लावर्स हैं। ठीक है। तो जो ये रेड और व्हाइट कलर फूलों का हमें नजर आ रहा है, ये फिनोटाइप है। और इस रेड कलर को बनाने के लिए फॉर एग्जांपल उसके पास जो जीन्स थी वो थी कैपिटल आर, और इस व्हाइट को करने के लिए उसके पास जो जीन्स थी, अलील्स थी, वो थी स्मॉल आर। तो इसका मतलब ये कि ये जो नजर नहीं आ रहा, ये जो जीन्स है, जो ये कैरेक्टरिस्टिक बना रहे हैं, ये ट्रेट बना रहे हैं, ये जीनोटाइप है। और ये जो हमें फॉर्म, उसकी वैरायटी नजर आ गई, उसकी अपीयरेंस नजर आ गई, ट्रेट की जिस कलर की नजर आ गई, जिस फॉर्म में नजर आ गई, उसे बोलेंगे उसकी फिनोटाइप। ठीक है। तो फिनोटाइप इज द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट, जो हमें नजर आ रहा है, जो कैरेक्टरिस्टिक खुद को एक्सप्रेस कर रही है जिस तरीके से, और उसको बनाने के लिए पीछे जो जीन पड़ी हुई है वो उसकी जीनोटाइप है। ठीक है। तो यहां तक अगर बात समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक जीन पूल का छोटा सा टॉपिक है एक आगे, वो भी साथ ही इस वीडियो के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर मेंडल्स के लॉज एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको नेक्स्ट चलेंगे इंशाल्लाह लेके। और कोई क्वेश्चन है तो कोई नीचे कमेंट में पूछ लें। ठीक है जी। तो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में बार बार डेफिनेशन के लिहाज से बोर्ड में पूछा जा सकता है, दैट इज जीन पूल। जीन पूल का मतलब ये है कि पूल मतलब ये कि वो एक स्विमिंग पूल होता है, उसमें सब नहा रहे होते हैं। तो इस तरीके से अब हम समझ लें कि एक दिस इज पॉपुलेशन जीन पूल, एक पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन क्या होती है पहले तो ये देखना है। पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशी लिविंग टुगेदर इन द सेम प्लेस इन द सेम टाइम। एक ही वक्त में एक ही जगह पर एक ही स्पीशी के मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जब साथ रह रहे होंगे तो ये पॉपुलेशन है। इसकी डेफिनेशन में 9th में पढ़ी है, 10th में भी पढ़ी है, फर्स्ट में भी पढ़ी है, अब दोबारा आ गई है। अब दोबारा डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स, वो जो ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीशी के आपस में रह रहे होंगे, वो ऑब्वियस ही बात है कि इंटरब्रीडिंग भी कर रहे होंगे, रिप्रोडक्शन भी कर रहे होंगे, नेक्स्ट जनरेशन भी पैदा कर रहे होंगे। अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशी। शर्त ये है पॉपुलेशन के लिए कि स्पीशी एक ही होना चाहिए। अगर डिफरेंट स्पीशी आ जाएंगे तो फिर कम्युनिटी बन जाएगी, लेकिन अगर एक ही स्पीशी के मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इकट्ठे रह रहे हैं और इंटरब्रीडिंग कर रहे हैं, दैट एग्जिस्ट टुगेदर, एक साथ रह रहे हैं, इन द बोथ टाइम एंड प्लेस, एक ही जगह पर एक ही वक्त में इकट्ठे रह रहे हैं एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स, तो क्या बन गई? पॉपुलेशन। अब इस पॉपुलेशन के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सारे ऑर्गेनिजम्स के पास जितनी भी जीन्स हैं, अगर उन सबको इकट्ठा कर लिया जाए तो वो पॉपुलेशन का जीन पूल बन जाएगा। आसान तरीन अल्फाज में ये बात है कि एक पॉपुलेशन है, उसमें 100 ऑर्गेनिजम्स हैं, उन 100 ऑर्गेनिजम्स में किसी एक जीन की अगर हम बात कर लें, अगर हम उस 100 ऑर्गेनिजम्स में सारी जीन्स उनकी इकट्ठी कर लें, तो अगर हम उनकी सारी की सारी जीन्स इकट्ठा कर लें तो वो क्या बन जाएगी? पॉपुलेशन की जीन पूल बन जाएगी। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ जीन पूल?
ऑल द जीन्स और अलील्स, ऑब्वियसली बात है ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन पेयर इज कॉल्ड अलील्स, अलील्स भी होंगी, सारी की सारी जीन्स फाउंड इन अ ब्रीडिंग पॉपुलेशन, जो एक ब्रीडिंग पॉपुलेशन में पाई जाएंगी एट अ गिवन टाइम, एक खास वक्त पे, आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज जीन पूल, उन सबको मिला लेंगे तो वो पॉपुलेशन जीन पूल बन जाएगा। एक पॉपुलेशन की जितनी भी जीन्स हैं, उनके जितने भी सेल्स हैं, जितनी भी जीन्स हैं, उन सबको हम इकट्ठा कर लें तो वो सारे के सारी पॉपुलेशन का जो जीन्स इकट्ठी की हैं हमने, वो बन जाएंगी पॉपुलेशन जीन पूल। ऑल द जीन्स और एलील्स फाउंड इन अ ब्रीडिंग पॉपुलेशन, सारी जीन्स जो कि पाई जाती हैं एक ब्रीडिंग पॉपुलेशन के अंदर एक एट अ गिवन टाइम में, खास वक्त में, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड जीन पूल, वो कलेक्टिवली मिला के क्या कहेंगे, जीन पूल। इसी की यही डेफिनेशन, एक और इसकी एक्सप्लेनेशन में डेफिनेशन है, अगर आपको बोर्ड में आती है, हमें दोनों डेफिनेशन लिखनी है, ये भी लिखना है और ये भी लिखना है। दूसरी डेफिनेशन क्या है, इट इज द टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जब सारी जीन्स इकट्ठी कर ली है तो जीन्स के पास ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी, जीन्स के पास ही बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन थी, तो अगर सारी जीन्स इकट्ठी कर ली है तो असल में आपने सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है। एनकोडेड इन द टोटल जीन्स, जो कि सारी की सारी जीन्स में छुपी हुई थी, सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो कि सारी जीन्स में छुपी हुई थी इन अ ब्रीडिंग पॉपुलेशन, एक ब्रीडिंग पॉपुलेशन के एग्जिस्टिंग एट अ गिवन टाइम, जो कि एक वक्त में साथ रह रहा है, उसे क्या बोलेंगे, जीन पूल। तो व्हाट इज जीन पूल, जीन पूल इज द टोटल एग्रीगेट, सारा इकट्ठा कर लिया जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो कि छुपी हुई थी सारी जीन्स में एक खास पॉपुलेशन की, एक खास वक्त में, उसको क्या बोला, जीन पूल। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, आसान सी बात है, एक पॉपुलेशन की इतनी जीन सबको इकट्ठा कर लेना, जीन पूल बन जाएगा, सिंपल, ठीक है। और बीन बैग जेनेटिक्स क्या है, बीन बैग जेनेटिक्स ये है कि यार, ये बीन बैग जेनेटिक्स ये कहती है कि आप ऐसे करो कि आप पूल को जो है ना, पूल को बीन बैग कंसिडर कर लो। बीन तो आपको पता ही है, लोबिया फलियां, कि वो बीन का एक बैग है, उस बीन बैग में क्या होंगी, बीन्स होंगी। उन बीन्स को जो है ना, वो आप जीन्स कंसिडर कर लो या अलील्स कंसिडर कर लो। पूल को बीन बैग कंसिडर कर लो और बीन्स को जीन्स इकट्ठी कंसिडर कर लो। फॉर एग्जांपल ये एक बीन बैग था, उस बीन बैग के अंदर डिफरेंट जीन्स थी, डिफरेंट अलील्स थी, ठीक है। अब हम उसी जेनेटिक पूल को, जीन पूल को, बस बीन बैग की शक्ल में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो ये बीन बैग है पूरे का पूरा, ये जीन पूल हो गया, और उसके अंदर जो सारी जीन्स हैं वो बीन्स हो गई, जो बीन्स हैं वो सारी जीन्स हो गई। तो ये क्या बन गया हमारे पास, जीन पूल। तो दिस टाइप ऑफ जेनेटिक्स जो उसको हम डिस्क्राइब करेंगे उसे बोलेंगे बीन बैग जेनेटिक्स। अब इसमें एग्जांपल एक दी हुई है बुक में, फॉर एग्जांपल एक ऐसा प्लांट है जो कि डिप्लॉयड है। अब डिप्लॉयड प्लांट है तो ऑब्वियसली बात है कि उस पर दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम, इस तरह हमारे पास दो सेट हैं क्रोमोसोम्स के। तो अब अगर वो रेड फ्लावर भी प्रोड्यूस करता है और व्हाइट फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करता है, दोनों तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, तो रेड फ्लावर्स को फॉर एग्जांपल कन्वर्ट करने के लिए जो अलील है वो कैपिटल आर, और व्हाइट आर बनाने वाली जो व्हाइट फ्लावर बनाने वाली जो अलील है वो स्मॉल आर है, ठीक है। तो अगर 100 डिप्लॉयड प्लांट्स है मेरे पास, तो इनके पास कितनी अलील्स होंगी, इस आर जीन की कितनी अलील्स होंगी। ऑब्वियसली बात है अगर 100 डिप्लॉयड प्लांट्स हैं, 100 प्लांट्स हैं, तो हर प्लांट में इस आर जीन की दो कॉपीज तो होंगी ना, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम दो हैं, तो दो तो होंगी ना। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो गया, कितनी अलील्स होनी चाहिए, 200। तो कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है की पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ देयर आर 1000 पी प्लांट्स, तो उन पी प्लांट्स में कितनी अलील्स होंगी, एक एक जीन की बता देते हैं। फॉर एग्जांपल जो राउंडनेस के लिए जीन है वो कैपिटल आर है, उस राउंडनेस वाली जीन के लिए कितनी अलील्स होंगी, तो 1000 ऑर्गेनिजम्स हैं और डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं, तो एक 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 ऑर्गेनिज्म के पास दो अलील्स होती हैं एक जीन की, तो कितनी होगी उसके पास, 2000, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जितने भी पॉपुलेशन के ऑर्गेनिजम्स होंगे, अगर हमने उनकी अलील्स निकालनी है तो उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मेंडल्स के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस शुरू करेंगे, जो कि मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़े थे, इस साल भी बोर्ड में आया है मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिहाज से भी लॉन्ग को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।